गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हमारा टॉपिक ऐसा है जो आपके बीएड से ही नहीं और भी अन्य शिक्षा संबंधित पेपर में भी आपके काम आएगा। हमारे टॉपिक में आपका यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, डाइट जैसे टॉपिक्स होंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा यूजीसी। आज हम लोग यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई और इसका गठन क्यों किया गया, यानी कि इसका फंक्शन क्या क्या है। इसके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में भी बात करेंगे। इसके अध्यक्ष उस समय सबसे पहले जब यूजीसी बना था तब अध्यक्ष कौन थे और एट अ प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद यानी कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, यानी कि आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसे हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी। यूजीसी की बात करें तो सार्जेंट रिपोर्ट यानी 1944 में जब आया था तो उसी के सिफारिश के आधार पर ही यूजीसी का गठन किया गया था। 1945 में ये यूजीसी का फुल फॉर्म था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी। इसे 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से निर्धारित कर दिया गया था, यानी कि 28 दिसंबर 1953 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से इसका गठन किया गया। बाद में 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। यूजीसी के फंक्शन की बात करें यानी कि कार्य की बात करें तो यूजीसी की बात करें तो यूजीसी उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार करने हेतु एक निरंतर गतिशील रहती है। इसको नियंत्रित करने के लिए या निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए यूजीसी का गठन किया गया था। इसके कार्यों में सबसे पहले आता है कि उच्च शिक्षा के संबंध में सरकार को सलाह देना, यूजीसी का एक कार्य है। दूसरा है आपका विश्वविद्यालय को अनुदान देना। थर्ड आपका है उस शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, यानी जितने भी उस शिक्षण संस्थान हैं उनको मान्यता देने का कार्य भी यूजीसी का ही होता है। फोर्थ आपका है कि विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों यानी कि सिलेबस और अनुसंधान कार्य जो रिसर्च वर्क होते हैं उनकी सूचना को प्राप्त करना भी यूजीसी का ही कार्य होता है। नेक्स्ट आपका होता है विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त सूचनाओं को भारत तथा विदेशों से एकत्रित कर और विश्वविद्यालय को भेजना भी यूजीसी का ही एक कार्य है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार पहला एक चेयरमैन होता है, एक सचिव होता है और इनसे संबंधित अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें आपका चेयरमैन, सचिव और 9 सदस्यों में 3 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा के ज्ञाता होते हैं और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष की। तो सबसे पहले हम बात करें अध्यक्ष के कार्यकाल की। तो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें अध्यक्ष की कि सबसे पहले यूजीसी के अध्यक्ष कौन थे, तो यूजीसी के सबसे पहले अध्यक्ष एस भटनागर थे, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारे प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, जो इससे पूर्व जेएनयू के कुलपति थे। इन्होंने 4 फरवरी 2022 में अध्यक्षता संभाली। यूजीसी के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अन्य 6 कार्यालय भी हैं, जिसमें आपका पुणे आता है, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु आता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करें टोटल यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि हमारी यूजीसी से संबंधित है। तो टोटल यूनिवर्सिटी में आपका स्टेट यूनिवर्सिटी आता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 444 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 126 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 54 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 403 है, यानी कि टोटल हमारा 1027 यानी कि 1027 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें हम यूपी की बात करें तो यूपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये था हमारा यूजीसी। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यूजीसी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा एस भटनागर, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, यानी कि नॉलेज एंड साइंस फॉर लिबरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजीसी का प्रमुख कार्य है। इसमें आपका आंसर लिखा जाएगा उच्च शिक्षा से संबंधित सरकार को सलाह देना, विश्वविद्यालय को अनुदान देना और उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना यूजीसी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 साल। अगर उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो वो 3 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजीसी एक्ट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अन्य 6 कार्यालय कहाँ कहाँ हैं? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा उच्च शिक्षा में सुधार करना और उसको गतिशील बनाए रखना। ये था आपका पूरा यूजीसी। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहले हम उसका फुल फॉर्म देखेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ये आपका पूरा फुल फॉर्म है। अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1 सितंबर 1961 में किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था। इसकी मोटो की बात करें तो इसका मोटो है विद्या अमृतश्रुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। अब हम उसकी बात करेंगे लोगो की। लोगो में 3 इंटरवाइट स्वैन का सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल का अर्थ क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो 3 स्वैन है वो एक दर्शाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा दर्शाता है ट्रेनिंग और थर्ड आपका एक्सटेंशन है, यानी ये तीनों दर्शाता है लोगों का सिंबल। उसके बाद से हम बात करते हैं एनसीईआरटी की गठन क्यों किया गया था, एनसीईआरटी का गठन क्यों किया गया था। तो इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसका गठन किया गया था 1 सितंबर 1961 में। उसके बाद से इसका गठन क्यों किया गया इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का असिस्ट और एडवाइस कर सके। उसके बाद से ये भी देख सके कि जो स्कूल एजुकेशन है यानी कि 1 to 12 जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में कितना सुधार हो रहा है और उसको कैसे लागू करना है। यहाँ तक कि ये शिक्षा की गुणवत्ता पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये इसका एनसीईआरटी का एक मेन उद्देश्य था। इसके बाद से हम देखते हैं इसका पूरा डिटेल। इसमें हम देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो रेगुलेशन का कार्य है वो सिर्फ एनसीईआरटी ही दिखता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो एजुकेशन ट्रेनिंग है, जो शैक्षिक ट्रेनिंग दी जाती है वो भी एनसीईआरटी के तहत ही दी जाती है। इस एजुकेशन को आसानी से मैनेज करने के लिए एनसीईआरटी का गठन किया गया था। इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि ये एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है, यानी कि स्वायत्त संगठन है। और इसमें जो भारत सरकार द्वारा जितने भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होते हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। इसमें जो भारत में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक शिक्षा से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एनसीईआरटी के तहत ही आते हैं। इसमें विभिन्न भाषाओं के जितने भी विषय होते हैं उनको भी एनसीईआरटी द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। इसमें हम देखेंगे इसके मेन उद्देश्य क्या है। ये तो हमने एक भूमिका देख ली। उसके बाद से अब हम देखेंगे इसके मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो इनमें सबसे मेन उद्देश्य है शिक्षा में सुधार करना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। ये इसका मेन उद्देश्य था, मेन एम था। उसके बाद से एनसीईआरटी की बात करें, ये एनसीईआरटी बनने से पहले इसमें बहुत सारे संस्था इंक्लूड थी। उसके बाद से इसको मर्ज करके एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। इसमें जो मर्ज किए गए वो 7 थे, यानी कि 7 राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठनों को मिलाकर एक एनसीईआरटी को तैयार किया गया था।
तो ये 7 कौन कौन से हैं इसे भी हम देखेंगे। पहला हमारा है केंद्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दूसरा हमारा है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। थर्ड आपका है राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र यानी कि द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर। फोर्थ आपका है केंद्रीय शैक्षिक ब्यूरो और व्यावसायिक मार्गदर्शन, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद से आपका पांचवा है माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय यानी कि द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सिक्स्थ आपका है ऑडियो विजुअल शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। और लास्ट आपका सेवेंथ है पाठ्य पुस्तक अनुसंधान केंद्रीय ब्यूरो यानी कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च। तो ये 7 जो थे शिक्षा संस्थान उनको मर्ज करके एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी बनाने के बाद इसके अंतर्गत 1963 में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज का गठन किया गया जिसे इंग्लिश में NTSE कहा जाता है यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसमें बच्चों की जो परीक्षा होती थी उसके द्वारा उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि एनसीईआरटी द्वारा ही दिया जाता है, एनसीईआरटी द्वारा ही दिया जाता था। इसके बाद हम बात करें जो हमारी पहली भारतीय राष्ट्रीय नीति थी 1968 में जो जारी की गई थी, उसी के दौरान समान स्कूली शिक्षा को समान बनाया गया था और उसे अपनाने का समर्थन किया गया था, जो कि हमारा दिखता है 1 to 12 तक यानी कि 12 वर्षों का जो स्कूली शिक्षा है पाठ्यक्रम है उसे इसमें मिलाया गया था। और वही हमारा कोठारी आयोग में हमने देखा था कि 10+2+3 था। तो जो 10+2 है यानी कि 12 ईयर्स का जो एजुकेशन है वो हमारे एनसीईआरटी के दौरान ही किया गया था। ये तो हमने देखा मेन चीजें। अब हम देखते हैं उसके उद्देश्य क्या यानी कि पर्पस क्या है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जो गुणवत्ता लाना है और देश में जो शिक्षा का स्तर है उसको उच्च बनाना, इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद से जो भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा और समाज कल्याण के जो विशेष कार्य हैं स्कूली शिक्षा के संबंध में उसमें सलाह देना और उसके शिक्षा नीति का निर्धारण करना भी एनसीईआरटी का ही काम था। उसके बाद से उसका उद्देश्य था शिक्षा में जो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले जितने भी अनुसंधान हैं उनको बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना तथा समन्वित बनाना भी एक एनसीईआरटी का उद्देश्य था। इसके बाद से हम देखते हैं उसके उद्देश्य में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उनमें बदलाव करना या उनको लागू करना और उसके विकास में सहयोग देना भी एनसीईआरटी का एक मेन उद्देश्य था। उसके बाद से हमारी जो स्कूली शिक्षा है पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है एनसीईआरटी द्वारा, जो पाठ्यक्रम हमारा सिलेबस बनाया जाता है और जो मॉडल्स बनाए जाते हैं कि किन किन तरीकों से पेपर को कंप्लीट किया जाएगा, सब्जेक्ट कैसे डिवाइड होंगे, तो ये सब चीज़ें कार्य भी हमारे एनसीईआरटी के दौरान ही होता है। उसके बाद से जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शिक्षा विभाग है, विद्यालय हैं और जो सरकारी संगठन है उनको सहयोग करना भी एनसीईआरटी का एक उद्देश्य था। और लास्ट हम देख सकते हैं जो विद्यालय के नए नए जो शैक्षिक तकनीकी हैं जो आजकल यूज किए जा रहे हैं, जो साहित्य है उनका प्रचार और प्रसार करना भी एनसीईआरटी का ही एक उद्देश्य था। उसके बाद से हम इनके कार्यों के बारे में बात करें। हमने ये देखे मेन उद्देश्य, अब हम देखते हैं उनके फंक्शन यानी कि वो उनके कार्य क्या क्या है, एनसीईआरटी कौन कौन से कार्य को करता है। तो सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी का कार्य है कि जो स्कूली शिक्षा है उनसे जुड़ी हुई सभी प्रकार की सेवाओं को बढ़ावा देना और उनको सलाह देना एनसीईआरटी का कार्य था। उसके बाद से एनसीईआरटी में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे, देश के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहन देना और हर एक विद्यार्थी को शिक्षित करना भी एनसीईआरटी का ही एक कार्य है। क्योंकि हम लोग देखा है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे एनसीईआरटी के दौरान ही आया है। उसके बाद से जो समय के साथ जो तकनीकी बदल रही है, जो तकनीकी आ रही है, उसमें बदलाव जो हो रहा है उसको प्रोत्साहन देना भी एनसीईआरटी का ही काम है। इसमें जो नई तकनीक है उसमें बढ़ावा देना और शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देना भी एनसीईआरटी का ही एक काम है। इसके बाद से हम बात करते हैं कि हमारे और भी कई कार्य हैं जो एनसीईआरटी द्वारा किए गए हैं, जैसे देश में जो समाज में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है उसको बढ़ाना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना भी
ये कार्य एनसीईआरटी के दौरान ही आता है। फिर हमारे जो नवीन वैज्ञानिक हैं, तकनीकी शिक्षा है, उन सब में बढ़ावा देना, उनमें सहयोग करना और उसके विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करना भी एनसीईआरटी का ही कार्य है। हमारे एनसीईआरटी के अंतर्गत सभी प्रकार के तकनीकों का सहयोग करना एनसीईआरटी के दौरान ही कार्य करता है। इसके बाद से जो प्री सर्विस है, इन सर्विस है, यानी कि जो सेवा पूर्व है और जो सेवाकालीन है, इनकी जो शिक्षक ट्रेनिंग जो होती है उनको प्रोत्साहित करना और जो कार्यकर्ता है, जो कार्य कर रहे हैं, उनको सहयोग करना ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े और उसमें बेहतर करें, जो एजुकेशन लेवल है हमारा मजबूत बने, इसको भी देखना हमारा एनसीईआरटी के दौरान ही आता है। फिर हमारा जितने भी अधिकतर सरकारी विद्यालय हैं जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों को लेकर पढ़ाता है, जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट कोई पेपर देते हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए आप पेपर देते हैं और प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के लेवल में ही होती है, यानी कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आप उन पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं, उनको दे पाते हैं। तो वो हमारा, यानी कि क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का एक लेवल है, क्योंकि आपको आसानी से मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। आपको फ्री में जो ऐप बनाया हुआ ई पाठशाला, जिसमें आपके 1 to 12 क्लास के आपके हर एक सब्जेक्ट हर एक भाषा में है, जिसे कोई भी उपलब्ध कर सकता है फ्री में, वो आपको आसानी से मिल जाता है, इजी लैंग्वेज में होता है ताकि बच्चे उसे समझ सके। अगर हम महंगी बुक लेके आते हैं उसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं, पर जो हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, बच्चे उसे अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे वो प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आगे बढ़ते हैं, यानी कि उन पेपर को क्लियर कर पाते हैं। तो वो एनसीईआरटी के तहत ही हो पाता है, एनसीईआरटी की बुक के दौरान ही वो कर पाते हैं। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही कार्य है। उनके द्वारा जो पुस्तकें जो दी जाती हैं, पाठ्यक्रम जो दिया जाता है, उसी के दौरान हमारा सिलेबस आता है, यानी हमारा पेपर बनता है। उसके बाद से जो शैक्षिक अनुसंधान है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है और जो परीक्षण परिषद है जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, उनको भी एनसीईआरटी के दौरान भी हम देखते हैं। इसमें कई जो शिक्षण संस्थान है वो चलाए जाते हैं एनसीईआरटी द्वारा नहीं, जिसमें शिक्षक जो टीचर्स है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी हमारे एनसीईआरटी के दौरान ही कार्य है। तो ये तो हमारे पूरे फंक्शन हैं, हमारा हमने उद्देश्य देखा, फंक्शन देखा, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे देश भर में एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसका डिजाइन बनाता है, जो कि हमारे शिक्षण संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं उनको सलाह देने का कार्य भी एनसीईआरटी का ही है, जो कि ये हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो ये था हमारा पूरा एनसीईआरटी, यानी कि हमने इसकी स्थापना देखा, इसका गठन देखा, इसके उद्देश्य देखे, इसको ऐसे मर्ज करके इस एनसीईआरटी का गठन किया गया और लास्ट में हमने इसका कार्य देखा। अब हम देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एनसीईआरटी के तहत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1961। उसके बाद से बात करेंगे हम एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी के लोगो का अर्थ क्या है? लोगो का अर्थ, तो इसका अर्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, यानी ये तीनों दर्शाता है कि एनसीईआरटी क्या है। उसके बाद से हम इसकी बात करेंगे एनसीईआरटी का मोटो क्या है। तो एनसीईआरटी का मोटो है विद्या अमृतश्रुते, यानी कि विद्या एक अमृत के समान है। उसके बाद से हमारा आता है एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना या बढ़ाना। उसके बाद से हमारा आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कार्य क्या है। तो एनसीईआरटी का मेन 4 कार्य है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, दूसरा पुस्तकों का उपलब्ध कराना, थर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और लास्ट है शिक्षण प्रशिक्षण देना, यानी कि प्री सर्विस और इन सर्विस प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग देना। उसके बाद से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक शिक्षाविद कौन है। तो इसका आंसर हो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। उसके बाद से आपका क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। उसके बाद से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एनसीईआरटी का कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसका कार्य क्षेत्र है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाना, यानी कि शिक्षा संबंधी गुणवत्ता में सुधार करना। उसका से लास्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि अंग्रेजी में आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आंसर है शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। तो ये था हमारा पूरा एनसीईआरटी, जिसमें हमने पूरा एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को भी किया।
जिससे आपको आपके पेपर में फ़ायदा मिलेगा। और ये महत्वपूर्ण है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी में है क्या। तो ये हमने पूरा देखा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं इसमें सुधार कर सकूं। इससे पहले वीडियो हमने यूजीसी और एनसीईआरटी का डिटेल में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। कई जगह ये ऑफ लिखा जाता है, कई जगह फॉर लिखा जाता है, दोनों ही करेक्ट है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसे भी आप याद में रखेंगे। इसको सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1973 में पहली बार स्थापित किया गया था और इसको संवैधानिक दर्जा 1995 में दिया गया था। ये एक भारत सरकार की संस्था है और जिसकी स्थापना 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके उत्तरदायित्व की बात करें तो इसका उत्तरदायित्व है भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाओं और धाराओं की स्थापना करना और उसका निरीक्षण करना एनसीटी का उत्तरदायित्व है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एनसीटी की भूमिका क्या है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका हमारे इसमें क्या है। तो इसकी भूमिका है जो हमारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में ये काम करती है। और ये इस परिषद का जो सचिवालय है वो एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था, यानी कि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ही अधीन था। इसके बाद से शैक्षणिक क्षेत्र में वह अपने प्रशंसनीय कार्य करते थे। इसके बावजूद ये परिषद अध्यापक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए और जो अध्यापक शिक्षा के संस्थान हैं उनमें बढ़ोतरी करने के लिए अनिवार्य कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे एनसीटी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद से हमारा आता है कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो हमारी 1986 की पॉलिसी थी उसके अधीन कार्य योजना जो 1992 में आई थी उसमें अध्यापक शिक्षा प्रणाली को संवैधानिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा की कल्पना की गई थी। ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में एनसीटी के अधीन जो 1993 का 73वां संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आया। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। कई बार पूछता है कौन सा संशोधन है, 73वां संशोधन है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से हम बात करके इसके मूल उद्देश्य की। इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो ये भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन करना, समन्वित करना, यानी कि समन्वित करने में विकास करना और अध्यापक शिक्षा की प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनिमय तथा समुचित रूप से बनाए रखना एनसीटी का ही एक मेन उद्देश्य था। इसके बाद से हम और भी कई इसके मुख्यालय हैं, जैसे कि आपको पता है कि एनसीटी का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अलावा भी इसकी कई समितियां हैं, 4 समितियां हैं। पहला है भोपाल, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है बेंगलुरु और लास्ट है आपका जयपुर। जो है वो आपका मानस भवन में श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और भुवनेश्वर जो है आपका जन शिक्षा भवन नयापाली भुवनेश्वर में स्थित है। फिर आपका है बेंगलुरु जो कि राजाजी नगर बेंगलुरु में स्थित है। और लास्ट आपका जयपुर है जिसका मुख्यालय शांतिपथ तिलक नगर जयपुर में राजस्थान में स्थित है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें क्योंकि इसका समितियाँ पूछी जाती है कि एनसीटी की और 4 समितियों के बताइए और वो कहाँ स्थित है। तो आपका भोपाल है मानस भवन में और दूसरा आपका भुवनेश्वर है जन शिक्षा भवन में, बेंगलुरु आपका राजाजी नगर में और जयपुर आपका शांतिपथ में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारों की, यानी कि एनसीटीई के कौन कौन से अधिकार हैं। तो एनसीटी भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है, यानी कि भारत में शिक्षा का जो मानक तय किया जाता है उसका अधिकार एनसीटी रखती है। इसके अतिरिक्त वो शिक्षा भर्ती के लिए मानदंड का निर्धारण भी करती है और जिसके द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है, जैसे कि आपके टीचर्स जो योग्य शिक्षक होते हैं उनकी भी भर्ती की जा सकती है। एनसीटी के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता है। ये एक मेन पॉइंट है कि एनसीटी के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी शिक्षा यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकती है। तो ये आपके अधिकार में आता है एनसीटी के। इसके बाद से हम बात करते हैं कार्य की। इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो एनसीटी के कार्य की बात करें तो एनसीटी के कई कार्य हैं। एनसीटी भारत शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है, सबसे पहला पॉइंट।
दूसरा आपका है मानक प्रदान करते समय उस शिक्षण संस्थान को एनसीटी द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानकों को पूर्ण करना होता है, उसके बाद ही एनसीटी का प्रतिनिधि मंडल इसकी जांच करता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इसके बाद शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम का जो निर्धारण किया जाता है वो एनसीटी द्वारा ही तय किया जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यह भारतीय राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीई के दिशा निर्देश से ही तय किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो इनके कार्य में सम्मिलित किया गया है। पहला आपका शिक्षण संस्थान को मान्यता देना, दूसरा आपका एनसीटी प्रतिनिधिमंडल का जांच करना, तीसरा आपका शिक्षण संस्थानों को जो मान्यता प्रदान की गई है उसके अतिरिक्त केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का निर्माण करना भी एनसीटीई के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद से जो भारतीय राज्य पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण भी एनसीटीई के दिशा निर्देश से ही तय किया जाता है। ये था हमारा एनसीटीई, जिसमें हमने उसकी स्थापना पढ़ी, उसके उद्देश्य पढ़े, उसका उत्तरदायित्व पढ़ा और उसके कार्य पढ़े और अधिकारों की बात भी पढ़ा। अब हम लोग वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीटी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। कई जगह ऑफ लिखा जाए, कई जगह फॉर लिखा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही सही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जैसे हिंदी में लिखा जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है एनसीटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 17 अगस्त 1995, यानी कि इसे संवैधानिक दर्जा 17 अगस्त 1995 को दिया गया था। इसके बाद से हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है भारत सरकार में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन करना और समन्वित विकास करना। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटी का मुख्य क्षेत्रीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है 4, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। भोपाल कहाँ है? मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में है। भुवनेश्वर आपका जन शिक्षा भवन न्यायपाली भुवनेश्वर में है। आपका बेंगलुरु राजाजी नगर बेंगलुरु में स्थित है और आपका जयपुर जो है इसका मुख्यालय शांति पथ तिलक नगर जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये जो आपका है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनसीटीई का कार्य क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के विषय में सरकार को सलाह देना। दूसरा आपका इससे संबंधित मामला हेतु एवं अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों और मापदंडों का विनिमय करना भी एनसीटी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर है एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएड, डीएलएड, एमएड और इंटीग्रेटेड कोर्स को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर है एनसीटीई। ये हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं और जितने भी हमारे सिलेबस से संबंधित यानी कि बीएड, एमएड से संबंधित जितने पाठ्यक्रम है उसका भी निर्धारण एनसीटीई ही करता है। तो ये था आपका पूरा एनसीटीई, जिसमें हमने उसका थ्योरी पार्ट पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को किया। तो ये हमारा पूरा एनसीटीई है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मैं कोशिश करूँगी कि एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 आपको वीडियो मिल सकें। जैसा कि कई बच्चे बहुत दूर के हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपका मिलता है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452161001 पे, जिसमें आपका स्टैट्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपके बीएड संबंधित चाहे आपके एजुकेशन संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा डाइट और ल्यूपा, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइट, यानी कि DIET, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में लिखा जाता है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इसकी शुरुआत 1987-88 में हुई थी। डाइट की तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 1986 में प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण के ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि डाइट की स्थापना क्यों की गई थी। जो प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के ट्रेनिंग के लिए इसका स्थापना किया गया था। अब हम बात करें उसके उद्देश्य की, यानी डाइट के उद्देश्य क्या है? तो डाइट का उद्देश्य है एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम डाइट को देखते हैं तो ये देखा जाता है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, एडमिशन ले रहे हैं,
कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल वाले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी डाइट को रखना होता है और ये इसका मेन उद्देश्य होता है। डाइट हर बार कोई ना कोई प्रयोग करता रहता है और किस तरह से बच्चों को और अच्छी तरह शिक्षा दी जा सके, इसके लिए भी डाइट नए नए आइडियाज, टेक्नोलॉजीज लेके आते रहता है। डाइट के अंतर्गत अवरोधन और अपव्यय की भी बात आई थी। जो बच्चे छोड़ देते स्कूल, उनको फिर से लेके आना, और जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उनको प्रमोट करने की बात भी डाइट के अंदर ही आई थी। इसमें आजकल हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से स्मार्ट क्लासेस चली हैं वो भी होने लगी है, पर लेकिन अभी भी स्कूल में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इन क्लासेस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्य भी डाइट ही करती है। यानी कि ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग देना डाइट का ही एक कार्य होता है। इसके बाद से बात करें हम डाइट के संगठन की, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इसमें एक होता है प्रधानाचार्य, एक होता है उप प्रधानाचार्य, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ लिपिक, 5 कनिष्ठ लिपिक, 5 वरिष्ठ विख्याता, 1 तकनीशियन, 13 विख्याता और 1 लेखाकार होते हैं। ये संगठन में आते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से बात करते हैं हम डाइट के विभाग की, यानी कौन कौन से विभाग डाइट के अंतर्गत आते हैं। डाइट के विभाग की बात करें तो पहला आपका है PSTE, यानी कि प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस विभाग के अंतर्गत प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई होती है यह विभाग उनकी ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। दूसरा आपका है IFIC, यानी इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इस विभाग के अंतर्गत जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रदान करने का कार्य ये विभाग करता है। इसके बाद से आपका विभाग में आता है DRU, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। इसके अंतर्गत नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जिला संदर्भ इकाई यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस यूनिट कोई भी जानकारी समझानी या पहुंचानी होती है तो ये सब इस विभाग के अंडर में आता है। इसके बाद से आपका है P&M, यानी कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका काम होता है कि अच्छी तरह से प्लानिंग और मैनेजमेंट करना। अगर सरकार द्वारा कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी या प्लानिंग बनाई गई है तो उन सभी को लागू करना इस विभाग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है विभाग ET, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सरकार की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन आता है तो इस विभाग का कार्य होता है इसको समझना और कार्य को आगे बढ़ाना, और उन सभी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सभी शिक्षक और शिक्षण संस्थानों को अच्छे से समझाना इस विभाग का कार्य होता है। लास्ट आपका होता है CMDE, यानी करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं उन सभी में सिलेबस, स्टडी मटेरियल प्रदान करने का कार्य भी इसी डाइट का ही होता है। ये इस विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा विभाग देखा हमने कि कौन कौन से विभाग है, PSTE, IFIC, DRU, P&M, ET और CMDE। तो ये हमारे विभाग है, कौन कौन से विभाग में कौन कौन सा कार्य होता है। तो ये हमारा था पूरा डाइट। इसके बाद से हम बात करें लास्ट आपका जो टॉपिक है न्यूपा। न्यूपा बहुत बड़ा नहीं है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूपा का फुल फॉर्म क्या है, यानी NUEPA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं कि योजना और प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। इसका हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ये एक दक्षिण एशिया का प्रमुख संस्थान है जो शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में क्षमता विकास और जो शोध कार्य होते हैं, जो रिसर्च वर्क होते हैं, उसको संलग्न करना। इसके बाद से ये भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में मानक का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद से जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित है, यानी कि ये भी हमारा वित्त पोषित ही संस्थान है। उसके बाद से इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो 1979 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और न्यूपा बना दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम देख रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने डाइट पढ़ा और न्यूपा पढ़ा। अब हम इन सब के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डाइट से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा डाइट का फुल फॉर्म। तो डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1987-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइट की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण की ट्रेनिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क। इसके बाद से हम बात करते हैं कि डाइट का कौन कौन सा कार्य होता है। तो इसमें है स्कूल में कितने बच्चे हैं, एडमिशन कितने हो रहे हैं, बच्चों ने एग्जाम कितने दिए हैं, कितनों ने दिए हैं, और स्कूल वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये उद्देश्य डाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइट से है कि डाइट के संगठन में कौन कौन शामिल है। तो इसमें एक प्रधानाचार्य, एक उप प्रधानाचार्य, एक पुस्तकालय अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ लिपिक, 5 कनिष्ठ लिपिक, 5 वरिष्ठ व्याख्याता, एक तकनीशियन, 13 व्याख्याता और एक लेखाकार। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि डाइट के विभाग में कौन कौन से आते हैं। तो पहला आपका PSTE यानी कि प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन एंड टेक ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका IFIC यानी इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड एंड इंटरेक्शन इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आपका है DRU यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। नेक्स्ट आपका P&M यानी कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है ET यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और लास्ट है आपका CMDE यानी कि करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये आपका पूरा डाइट से कुछ क्वेश्चंस है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो होते हैं उन सभी में डाइट क्या काम करता है, यानी कि इसका कौन कौन सा कार्य है। तो इसका आंसर होगा कि जितने भी स्कूल्स हैं यानी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं उन सभी में सिलेबस बनाना, स्टडी मटेरियल प्रदान करना डाइट का ही काम है। इसके बाद से लास्ट आपका न्यूपा है। न्यूपा का कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि न्यूपा का फुल फॉर्म। तो न्यूपा का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका प्रमुख संगठन है? दक्षिण एशिया का यह प्रमुख संगठन है। यह न्यूपा दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। इस संगठन का क्या कार्य है? इसका कार्य है शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता का विकास करना और शोध कार्य में संलग्न करना। तो ये न्यूपा का कार्य है। उसके बाद से अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने इसे कब मानक का दर्जा दिया। तो इसका आंसर है अगस्त 2006। उसके बाद से बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई। 1962 में। 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था और 1979 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया और न्यूपा बना दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका पूरा डाइट और आपका न्यूपा। तो इन सब से हमने संबंधित थ्योरी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस को किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9452161001 पे, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपका आंसर मैं दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।